नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब एक नए बिजनेस की स्थापना की जाती है तो किस तरह के प्रावधान, किस तरह के रूल एंड रेगुलेशन और किस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप किसी नए बिजनेस की स्थापना करते हैं तो वहां सबसे पहला काम होता है आपकी कंपनी का नाम और कंपनी का प्रारूप, कि आप अपनी कंपनी या अपनी फर्म या अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के प्रारूप में बना रहे हैं। किसी भी नए बिजनेस की स्थापना करने के लिए सबसे पहला जो प्रारूप है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। मतलब आप एकल स्वामित्व फर्म का निर्माण कर रहे हैं और उस फर्म में आप ही उस फर्म के मालिक हैं। और इसी का दूसरा प्रारूप होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। प्रारूप तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होता है, लेकिन वहां पर उसको रूप एक कंपनी का दिया जाता है, ठीक उस तरह से जिस तरह से कंपनी की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है। सोल प्रोप्राइटर में सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि आपकी कंपनी किसी भी तरह से फाइनेंशियल समस्या में फंस जाती है तो वहां आपका पैन कार्ड, मतलब आपकी आइडेंटिटी आपकी कंपनी की आइडेंटिटी से अलग नहीं होती। आपकी सारी पर्सनल एसेट्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस को करने का जो अगला प्रारूप है वो है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस की स्थापना करते हैं तो हम इसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी दोनों पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम डिफाइन होती है, जिसमें हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत उस फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहां भी दोनों पार्टनर की लायबिलिटीज अनडिफाइंड होती हैं और उनको किसी भी सामाजिक पचड़े में, किसी भी फाइनेंशियल पचड़े में फंसने के बाद उनकी जिम्मेदारी उनकी पर्सनल एसेट्स तक होती है। इसीलिए जो इसका दूसरा फॉर्मेट है वो है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप तो है, लेकिन यहां पर दोनों पार्टनर्स की या नंबर ऑफ पार्टनर्स की लायबिलिटी डिफाइन होती है। किसी भी समस्या में फंसने के बाद एक पार्टनर केवल अपने शेयर का भुगतान करने के लिए ही जिम्मेदार होता है। और बिजनेस का अगला प्रारूप है दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी जिसे कॉर्पोरेट का रूप दिया जाता है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर होती है और यहां पर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की लायबिलिटी डिफाइन होती है और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के साथ डायरेक्टर्स मिलकर काम करते हैं। तो ये तो बात रही कि जब हम एक नए व्यापार का शुभारंभ करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक क्या डिफरेंस होते हैं। इसके बाद जो कंपनी होती है वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी जिसको पब्लिक लिमिटेड बनाया जाता है और इस कंपनी में मिनिमम 7 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं और धीरे धीरे जब कंपनी अपना प्रारूप पूरा कर लेती है तो वो कंपनी आईपीओ में लिस्ट होने के बाद अपने शेयर को कंज्यूमर तक, बाहर इन्वेस्टर तक, पब्लिक तक ले जा सकती है। हम बात करते हैं जब एक व्यापारी एक नया व्यापार शुरू करता है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। चाहे व्यापार का आकार छोटा हो या बड़ा, सभी तरह के व्यापार में बिजनेस को सिस्टमेटिक डेवलप करने के लिए आपको बिजनेस के अलग अलग प्रावधान पर, अलग अलग तरीके पर काम करना होता है, जैसे फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइडिंग। और यहां पर जब एक छोटा व्यापारी एक व्यापार को शुरू करता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो यहां पर सबसे पहला काम है आपको अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में फॉर्म करना। और उसके बाद आज क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे से व्यापार को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक ले जाया जाता है, इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट के साथ साथ सेम कंपनी के नाम से एक करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, जहां पर आपकी कंपनी बैंकिंग के माध्यम से अपने बिजनेस में अपने फंड, अपने रेवेन्यू, अपनी सेल परचेज को जनरेट करती है। साथ ही साथ यदि आपका बिजनेस यूनिक है या इस तरह का है जिसको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के नाम के साथ साथ एक ब्रांड इमेज भी मार्केट में क्रिएट करें, तो आपकी कंपनी के नाम के साथ एक नाम ब्रांड के रूप में रजिस्टर होना चाहिए, जिसे हम टीएम, ट्रेडमार्क कहते हैं। आप ट्रेडमार्क अथॉरिटी में अप्लाई करने के बाद अपने नाम का
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत है आपकी कंपनी की एक वेबसाइट, और वेबसाइट पर आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज और आपके ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन। अब जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपके सामने अनेक अलग अलग समस्याएं आती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप, टूल्स एंड मशीनरी का सेटअप करने के बाद लेबर हायर करने की प्रॉब्लम, फोरमैन हायर करने की प्रॉब्लम, मैनेजमेंट की टीम हायर करने की प्रॉब्लम, सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम हायर करने की प्रॉब्लम। एक छोटा व्यापारी इन सारी समस्याओं में उलझा रहता है, जिसकी वजह से वो सेल्स और मार्केटिंग को कभी भी फोकस नहीं कर पाता। और जब आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के अलावा सेल्स और मार्केटिंग को फोकस करते हैं तो आप आसानी से एक बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यापार केवल वही बड़े होते हैं जो अपने बिजनेस में सेल्स ठीक तरीके से कर पाएं, क्योंकि सेल ही एक बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक लेकर जाता है। तो किस तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग की जाए, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है उस व्यापारी के लिए जिसने नया व्यापार शुरू किया है और अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए यदि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है, यदि आपके पास स्किल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग टीम नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर भी बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हमारा एक वीडियो इस चैनल पर दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। सेल्स मार्केटिंग और प्रोडक्शन करने के लिए कई बार एक छोटे व्यापारी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो पूंजी की जरूरत है, इसको पूरा करने के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। आप किसी भी बिजनेस में यदि कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो उसमें से किस प्रावधान पर जाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने व्यापार को किस दृष्टि से देखते हैं, अपने व्यापार की एक्सपेंशन को किस लेवल तक देखते हैं। व्यापार में कैपिटल रेज करने के लिए आप अपनी प्रोजेक्ट प्लान बनाकर बैंक को सबमिट करके वहां से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके उनसे लोन लेकर या उनसे बिजनेस की फ्यूचर एक्सपेंशन की वैल्यू को दिखाकर या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बताकर भी आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एक फंड जनरेट कर सकते हैं। या आप अपनी कंपनी में नए डायरेक्टर्स को इनवाइट करके और नई कैपिटल रेज करके भी अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ला सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया कि कैपिटल रेज करने के लिए बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करके फ्यूचर वैल्यू पर अपने बिजनेस में कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये तो वो प्रावधान है जिनको बहुत सारे बिजनेसमैन जानते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, आज बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिजनेस के प्रपोजल को डिजाइन करते हैं और अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस और अपने ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस में उतर जाते हैं और फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करके उनसे कैपिटल भी रेज करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर भी लेकर जाते हैं। यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से अपने बिजनेस में एक फ्रेंचाइजी प्रपोजल को डिजाइन किया जाए और किस तरह से एक फ्रेंचाइजर के रूप में अपने आप को ऐसे स्थापित किया जाए कि बहुत सारे इन्वेस्टर आपके ब्रांड, आपके नाम पर इन्वेस्ट करें और रॉयल्टी के माध्यम से आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। तो कैपिटल को रेज करने के अलग अलग मेथड्स आप अपना सकते हैं, जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एमएसएमई में रजिस्टर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से प्रोजेक्ट प्लानिंग बनाकर भी लोन ले सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, यदि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप आसानी से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के 25 लाख रुपए तक का लोन एमएसएमई के माध्यम से ले सकते हैं। और यदि आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो नॉन कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ आप 2 करोड़ का कैपिटल लोन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक व्यापारी नया व्यापार शुरू करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरा कौन सा बायर, कौन सा क्लाइंट मेरे पैसे को दबा सकता है या मेरी कैपिटल को या मेरी पूंजी को या मेरे सेल्स रेवेन्यू को बेड डेड कर सकता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से अपने बिजनेस के रिस्क को आसानी से कम किया जा सके। बिजनेस के रिस्क को आसानी से कम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं। मैंने देखा कि कई बार एक सोल प्रोप्राइटर या एक छोटी कंपनी किसी एक व्यक्ति विशेष या कंपनी विशेष के लिए ही प्रोडक्ट और सर्विसेज का निर्माण करता है और यदि वही व्यक्ति उनकी कैपिटल या उनकी पेमेंट रोक ले तो वो कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है। इसीलिए जरूर डिफाइन करें कि आपके एक बायर की क्रेडिट लिमिट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति को आप क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए तक देते हैं तो आप
उस क्रेडिट लिमिट को धीरे धीरे कर बढ़ाएं, ना कि आपके द्वारा की गई सेल्स की टोटल वैल्यू का बहुत बड़ा अमाउंट क्रेडिट पर इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि कई बार आपने जिसको सेल की है, यदि वहां से रिवेन्यू रिसीव नहीं हुआ, आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो आपका व्यापार बंद होने की कगार पर आ जाएगा। साथ ही साथ कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी होगी, जैसे बिजनेस में जब किसी भी व्यक्ति को मटेरियल दें तो बिल रेज करें, और यदि वो पेमेंट देने पर कुछ समय मांग रहा है तो उससे पीडीसी की डिमांड करें। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक। और यदि पोस्ट डेटेड चेक भी बाउंस हो जाता है तो लीगल प्रावधान के जरिए आप आसानी से अपने फंड को रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये डिफाइन करें कि आपकी मार्केट में कौन कौन से बायर कितने क्रेडिबल हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस और मार्केट रिसर्च के द्वारा आप जान सकते हैं कि कौन कौन से बायर पेमेंट देने में आनाकानी करते हैं या कौन कौन से बायर पेमेंट मार्केट के अनुसार ठीक तरीके से देते हैं। तो मार्केट क्रेडिबिलिटी को चेक करके भी, उनकी क्रेडिट लिमिट को चेक करके भी आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस बायर के साथ मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए। मेरा तो आपसे सजेशन है कि जब आप एक नया व्यापार शुरू करें तो हर व्यक्ति को क्रेडिट के लिए एक लिमिट निर्धारित करें कि यदि वो पैसा डूब भी जाता है तो आपका व्यापार बंद होने की स्थिति में ना आए। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने प्रारंभिक दौर में बंद हो जाते हैं, जिसका प्रतिशत 90% है। 90% स्टार्टअप अपने पहले 1 वर्ष के अंतर्गत बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि किस तरह से हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस तरह से फंड को मैनेज करना है, किस तरह से क्रेडिट लिमिट को मैनेज करना है और किस तरह से सेल्स को ग्रैब करना है। उसके बाद 7% स्टार्टअप अगले 3 वर्षों में बंद हो जाते हैं और बाकी बचे हुए 3% स्टार्टअप ही अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक लेकर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो आपको इन प्रावधानों को अपने दिमाग में जरूर रखना होगा। जैसे आपका राइट कंज्यूमर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किसी विशेष समय पर ही बिकती है। मतलब बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी विशेष सीजन में ही बिकते हैं, जैसे सर्दियों से संबंधित प्रोडक्ट, गर्मियों से संबंधित प्रोडक्ट, बारिश से संबंधित प्रोडक्ट, किसी फेस्टिवल से संबंधित प्रोडक्ट। तो ये स्टार्टअप करते समय ध्यान रखें कि आपका राइट कंज्यूमर किस समय आपका प्रोडक्ट खरीदता है और उस प्रोडक्ट से संबंधित मैक्सिमम कस्टमर आपको कहां मिल सकते हैं, उस कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी क्या है, उस कस्टमर का कल्चर क्या है, किस तरह से आप अपने एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग को डिजाइन करेंगे, किस तरह से अपने कंज्यूमर को राइट तरीके से आप पिच करेंगे और आपका कंज्यूमर आपसे कितना क्रेडिट लिमिट मांगता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जब एक स्टार्टअप को चलाएंगे तो आसानी से सफलता आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो व्यक्ति इनिशियल स्टेज पर कवर कर पाएगा, अपने बिजनेस को ब्रेक इवन पॉइंट तक कम से कम समय में लेकर आ पाएगा, वही अपने बिजनेस को स्टेबल बिजनेस बना पाएगा। और जब वो बिजनेस स्टेबल होगा तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। यदि आप कोई नया बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी प्रश्न है, उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न हमें जरूर बताएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके उस प्रश्न का जवाब देगी और आवश्यकता पड़ने पर उस प्रश्न को लेकर नया वीडियो भी इस चैनल पर आपको अपलोड मिलेगा। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।